हेलो गाइस, चले गाइस। आईसीआर के लिए जो एग्रीकल्चर का पोर्शन रहेगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आईसीआर से रिलेटेड पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर हम करने वाले हैं। इस सारे के सारे शानदार प्रश्न हैं, तो देखते रहिएगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। उससे पहले बता दूँ कि बहुत सारे ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट वगैरह करा रखे हैं, तो उनको जाकर देखना बिल्कुल ना भूलिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, तो कहते हैं कि भारत में कुल भूमि का कितना % कृषि योग्य में संलग्न है। ठीक है, भारत में कुल भूमि का कितना % कृषि योग में संलग्न है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 52.7%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं यहाँ पर कि लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है, कितनी % जो है आबादी है वो कृषि कार्यों में संलग्न है, तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 48%। ठीक है, टोटल भारत की 48% आबादी जो है ये कृषि से संबंधित कार्यों में लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि योग क्षेत्र का योगदान कितना है। यहाँ पे कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो याद रखेंगे कितना हो जाएगा, 13.9%। कितना, 13.9%, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि 1950 और 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था। ठीक, 1950 की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पर जो बोला गया है कि जो जीडीपी है इसमें कृषि का योगदान कितना था। कृषि मतलब कितना योगदान करता था 1950 के, जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय की जीडीपी में, तो होगा यहाँ पे 55.40%। कितना, 55.40%, और जो लगातार घटता ही चला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना % भारत कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कृषि क्षेत्र में जीडीपी का कितना % जो है वो भारत में कृषि शोध पर, जो आपके जो शोध संस्थान होते हैं वहाँ पर आपको जो 0.3% ही यूज किया जाता है। ठीक है, जीडीपी का 0.3% ही है यूज। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बुक का अगर आप पास लेते हैं तो इसमें आपको 32,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 450 एग्जाम के लिए। ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं सभी का पास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों टेक्स्ट बुक की गोल्डन गुड बाय सेल चालू है जो 24 तारीख से 28 फरवरी तक रहने वाली है, जिसमें आपको 18 मंथ के लिए पास मिलेगा 360 रुपये में। आप कूपन कोड लगाएंगे विकास, आपको 39 रुपये ऑफ मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अभी जाकर इसको ले ज़रूर लें। एग्ज़ाम के लिए इनरोल होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 52 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 20 सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, 10 फुल टेस्ट मिल जाएंगे और 9 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पास को ले सकते किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए, कहते हैं यहाँ पे कि प्रथम कृषि गणना कब करी गई थी। पहले जो कृषि जनगणना थी वो कब करी गई थी, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा 8 का, वो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पर क्या, आप देख रहे हैं 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जिसमें 1970 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 1970 में प्रथम कृषि गणना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कहते हैं कि जो भारत में सीमांत किसान हैं निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे सीमांत जो किसान हैं उनकी यहाँ पे डिफिनीशन पूछी गई। तो सीमांत किसान उनको कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की भूमि होती है, उनको सीमांत किसान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका होगा ए बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि भारत में कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं। ठीक है, भारत में कितनी % जोतें हैं जो 1 हेक्टेयर या इससे छोटी हैं, तो याद रखेंगे कितना हो जाएगा, 65% इस कारण 65% जो जोतें हैं, जो खेत हैं वो 1 हेक्टेयर से छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर कितना रह गया है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि आपको पता है कितनी तेजी से हो रही है, तो जो औसत जोत का आकार रह गया घटकर वो मात्र 1.55 हेक्टेयर रह गया। कितना, ये औसत है। ठीक है, एक व्यक्ति पे, एक परिवार पे इतनी यहाँ पे खेती कही जाती है कि 1.55 हेक्टेयर भारत में रह गई है बचकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संतुष्टि करी थी। ठीक है, यानी जो कृषि जोत है ना उस पर कर लगाने की सिफारिश किस कमेटी के द्वारा करी गई थी,
तो याद रखेंगे एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था राज्य समिति। इन्होंने क्या किया था कि जो आपका कृषि जो थे, जो कृषि योग्य भूमि है उस पर भी कर लगाने की संतुष्टि यहाँ पे करी थी, इसकी सिफारिश करी थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि भारत में जोतों का औसत आकार घटने का मुख्य कारण क्या है। अब देखिए भारत में जो इसका आकार घट रहा है, इसका जो मेन कारण है वो क्या होगा। एक तो आपका हो जाएगा उत्तराधिकार का नियम, ठीक है। उत्तराधिकार का मतलब क्या है, जैसे आप जमींदार थे तो आपके जो बेटे होंगे उनको सारी जमीन मिल जाएगी, तो ये चीज़ हो जाएगी वहाँ पर। और दूसरा होगा यहाँ पे भू स्वामित्व की ललत। भू स्वामित्व का मतलब क्या है, आप भी चाहते हैं हम भी चाहते हैं कि हमारे पास 100 बीघा खेत हो जाए या फिर इतना जितना जितना हो सकता है उतना हो जाए। तो ये चीज़ें क्या है, ये नुकसान पहुँचा रही हैं भारत के जोत का औसत आकारों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला और चौथा राइट आंसर होगा, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले में कहते हैं कि भारत में कृषि का कितना % भाग जो है सिंचित है, ठीक है। जो कृषि है ना, पूरी टोटल एग्रीकल्चर की बात करें तो कितना सिंचित क्षेत्र है यहाँ पर, जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। कितना, 1/3 सिंचित भूमि है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में बात कर लेंगे, तो कहते हैं कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, ठीक है। भारत में सिंचाई का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो कौन सा हो जाएगा, तो सभी को पता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए नहरें। नहरें जो है ना, ये भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, याद रखेंगे। नहरों का जाल किसके द्वारा बनाया गया था, एक हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। कहते हैं कि भारत में लगभग कितने % कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। भारत में अब कितने % तक ही यहाँ पर जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो याद रखेंगे 45%, ठीक। 45% ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, बल्कि 55% जो क्षेत्र है ना वहां पर सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना % भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करता है, ठीक है। कितना % भाग जो है भारत में वर्षा पर निर्भर करता है, मतलब क्या है कि अगर बारिश होगी तभी फसल अच्छी होगी, वरना वहाँ पर जो है खेती अच्छी नहीं होगी। तो टोटल 55% जो भारत का हिस्सा है वहाँ पर क्या है, ये वर्षा पर निर्भर करते हैं, बारिश पर निर्भर करते हैं, मानसून पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि भारत का कुल कृषित क्षेत्र 36 मिलियन हेक्टेयर है, तो इसके कितने % भाग कृत्रिम सिंचाई उपलब्ध है, यानी कि जहाँ पर कृत्रिम सिंचाई, जैसे क्या कह सकते हैं, जहाँ तालाब नहीं है, नहरें नहीं है, तो कृत्रिम सिंचाई जैसे नलकूप हो गया या फिर कोई जैसे ट्यूबवेल वगैरह लग जाते हैं, तो इनकी वजह से कितनी यहाँ उपलब्ध है, वो होगा 36%। कितना, 36% इसका राइट आंसर है। ये पूरे भारत की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, ठीक। अगले में कहते हैं कि भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, वो आपको हो जाएगा यहाँ पर मात्र 36%, ठीक है। मात्र 36% ही हिस्सा नहरों के द्वारा सिंचित किया जाता है पूरे भारत में, क्योंकि नहरों का जाल कम है। अब नहरें हैं भी तो उनमें पानी नहीं है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत में सिंचाई का जो प्रथम स्रोत है वो कौन सा होगा। प्रथम नहीं, सर्वप्रथम है, याद रखेंगे। सर्वप्रथम, सबसे पहले कौन हुआ करता था, तो याद रखेंगे ये आपके हो जाएंगे कुआं व नलकूप। तो कुआं नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई अभी भी होती है अपने भारत में, कुआं व नलकूप, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले देखेंगे, तो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है, ठीक है। भूमिगत जल के सिंचाई को संभव बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लघु सिंचाई परियोजना। किसका, एक लघु सिंचाई परियोजना है, इसी के तहत यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है, ठीक। भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई का यहाँ पे सुविधा का जो विस्तार किया गया है, तो याद रखेंगे 114 मिलियन हेक्टेयर। कितना, 114 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि कमान क्षेत्र विकास, एक यहाँ पे कार्यक्रम है जो नाम है CADP, यानी कमान क्षेत्र विकास, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मौलिक उद्देश्य है वो होगा यहाँ पर कि भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना, ठीक है। क्या होगा, याद रखेंगे, आपका ये कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, तो ये है रिलेटेड बात, बेसिकली यहाँ पे सिंचाई से रिलेटेड है।
साधनों की क्षमता और उसका सदुपयोग के मध्य जो अंतर है उसको कम करने के लिए इस योजना को चालू किया गया था। इसी योजना से रिलेटेड एक प्रश्न देखिए, तो कहते हैं कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो कमान क्षेत्र विकास के कार्यक्रम के तहत क्या शामिल नहीं है, तो इसमें क्या शामिल नहीं वो देखेगा। तो एक तो नहरों के जल के वितरण हेतु पक्की नालियाँ, ये भी इसमें शामिल नहीं है। खेतों की ढाल को मंद करना और समतल बनाना, ये भी शामिल नहीं है। व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण की चक्रीय आपूर्ति व्यवस्था करना, ये भी इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी इसमें शामिल नहीं है। तो हमने जो बताया था वही इसका मुख्य उद्देश्य है CADP का। प्रश्न संख्या अगला देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कहते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत की मंदिर की उपमा दी थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आधुनिक भारत की उपमा दी गई थी, वो कौन हो जाएंगे, तो विशालकाय नदी घाटी परियोजना। कौन सी, जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं बेसिकली उनको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई थी, उपमा दी गई थी। इसको कह के पुकारा गया था किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। तो कहते हैं कि कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना को बृहत सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 1000 हेक्टेयर से अधिक। क्या होगा इसमें, 1000 हेक्टेयर से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम डीप में इसलिए करा रहे हैं कि अभी भैया कोई कहीं से भी एग्जामिनर पूछे तो आपके दिमाग में रहे, तो थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा के भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको रट के जाइए, आंखों के सामने से आपके प्रश्नों को गुजारना होता है, जिससे क्या होता है दिमाग स्ट्राइक कर जाता है कभी कभी कि हाँ ये होता है इसका राइट आंसर। जो पहले स्ट्राइक करेगा बेसिकली वही आप लोग चुनिएगा भी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश यहाँ पे करता है, तो याद रखेंगे सभी को पता है केरल राज्य में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। तमिलनाडु इसमें दिया हुआ है, तो इससे इसमें बारिश ही नहीं होती, याद रखेंगे। ठंडी के महीने जब उत्तर भारत में ठंडी होती है उस समय ही बारिश होती है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे प्रश्नों की सीरीज हम कर रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही थी। तो भारत में जो हरित क्रांति है वो कब सबसे ज़्यादा सफल रही थी, तो गेहूं के क्षेत्र में बेसिकली सबसे ज़्यादा माना जाता है। अगर आपको ऑप्शन ऐसे देखने को मिलते हैं तो गेहूं और चावल दोनों इसमें सफल माने जाते हैं। ये हरित क्रांति के तहत इसका याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला इसी पे है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो गेहूं की फसल पे पड़ा था, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। तो अगले प्रश्न में कहते हैं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंक कम हो गया था। अब हरित क्रांति के बाद जो अंश कम हुआ था सबसे ज़्यादा वो किसका था, तो याद रखेंगे मोटा अनाज और दलहन जो है इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसमें कमी आई थी, इसमें सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो हरित क्रांति के दौरान अभी हमने बताया कि इसमें भी परिवर्तन हुआ था, ये भी बढ़ा हुआ था। तो याद रखेंगे कितना बढ़ा था, ये बेसिकली आंशिक रूप से बढ़ा था, ज़्यादा नहीं बढ़ा था, आंशिक बढ़ा था, या फिर इसको अपवर्तित कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी वाला, अपवर्तित रहा था, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, आंसर आपको यही लगाना अपवर्तित रहा था। ठीक है, बढ़ा तो था ही निश्चित रूप से, अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो अगले में भी यही चीज़ आपको दी गई हरित क्रांति से रिलेटेड, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों का दलहन का उत्पादन क्या हुआ था। जो मोटे अनाज थे दलहन का उत्पादन था वह क्या था, वो घटा था। अभी हमने बताया था कि उसका उत्पादन जो है वो घट गया था हरित क्रांति के बाद, सबसे ज़्यादा बढ़ा था गेहूँ का। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो अधिक जो उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू किया गया था भारतीय कृषि क्षेत्र में, याद रखें 1966 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 1966 में ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था कि अधिक उपज वाली किस्मों को बोया जाए, बाहर से लाया जाए या फिर यहीं बनाई जाए। तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस पर मिला था। तो दलहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि यहाँ पर कि कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति के जो परिणाम स्वरूप तो चीज़ें नहीं हुई थी वो कौन सी हो जाएंगी, तो याद रखेंगे इसमें क्या हुआ था, बेसिकली मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे यहाँ पर। तो अगले प्रश्न की अगर बात कर लेंगे, अच्छा प्रश्न है। कहते हैं कि 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से
कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी। ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी, उसका नाम था HYVP। क्या नाम था? HYVP। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। तो कहते हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा था। ठीक है, इनको देखिए बहुत अच्छे से आपको जानना है, क्योंकि इनका योगदान था बहुत ही ज़्यादा रहा था। तो इनका जो राइट आंसर होगा आपके लिए, उन्होंने क्या किया था, भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों की उपयोग की युक्ति बताई थी। यानी कि किस तरीके से अधिक जो उपज देने वाली किस्में हैं उसको कैसे आपको अपने यहाँ उगाना है, ये सारी चीज़ें नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा बताई गई थी। तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है, जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें जो कुरियन थे, जो वर्गीज कुरियन थे और स्वामीनाथन में, तो भारत में जो जनक कहे जाते हैं वो हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो कहते हैं हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन था। ठीक है, जो हरित क्रांति शब्द है इसको सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो इसके प्रतिपादक जो हो जाएंगे वो कौन होंगे, याद रखेंगे, वो होंगे यहाँ पे विलियम गॉड। कौन? विलियम गॉड ने सबसे पहले इस शब्द को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो IADP कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था। देखिए ये प्रश्न कराने का मकसद ये है कि अगर मान लीजिए एग्जामिनर का मूड घूम गया कि ऐसे हमको कृषि के भी रखने हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कृषि का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 1960 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि भारत में जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत कब करी गई थी। ठीक है, भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो याद रखेंगे। कई लोग इसमें यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, कहीं कि 1967 1968 भी दे रखा, लेकिन यहाँ पे देखिए 1966 1967 आपका राइट आंसर होगा। मैक्सिमम यही आपको मिलता है, यही टिक किया जाता है सही सही। तो 1966 से 67 के बीच में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्या है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड पहली बार जान लीजिए किससे संबंधित था, तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से ये संबंधित था। और ये जो कार्यक्रम है ना, ये कब चालू हुआ था। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन वाला जो ऑपरेशन फ्लड था, ये कार्यक्रम चालू किया गया था 1970 में। कब? 1970 में चालू किया गया था। हरित क्रांति शुरू होने के 3 साल बाद इस ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था। ठीक है, दुग्ध उत्पादन के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम है सघन पशु विकास कार्यक्रम। तो ये चालू किया गया था यहाँ पर कब? 1964 से 1965 के बीच में। ठीक है, 1964 से 1965 के बीच में ये पहले ही चालू हो गया था। उसके बाद यहाँ पर जो दुग्ध उत्पादन के लिए और ज़्यादा यहाँ पर वो ऑपरेशन फ्लड लेकर आ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो कहते हैं कि भारत श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, जो भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है, तो उसके जनक कौन है? डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वी कुरियन जो जो आपकी श्वेत क्रांति उसके जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है। भारत में अगर बात कर लेते हैं दैनिक उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी यहाँ पे 322 ग्राम। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए 322 ग्राम, ये एक डाटा है एवरेज में। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि नीली क्रांति जो है इसका संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों, वो किससे हो जाएगा, याद रखेंगे, वो तो सभी को पता है, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका मत्स्य पालन से। ठीक है, मत्स्य पालन का मतलब क्या है, जो मछली पालन है ना, उसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली पालन। इसके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसी के लिए नीली क्रांति शुरू किया गया था, क्योंकि पानी नीला होता है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मछली उत्पादन होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि जो मत्स्य उत्पादन है, जो मछली उत्पादन है ना, इसमें भारत जो है कौन से स्थान पे विश्व में, तो याद रखेंगे इसमें दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला कौन सा है, पहला चाइना है मछली उत्पादन में, दूसरा जो है ये भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगर पूछ लेता है कि एशिया में जो मत्स्य उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो एशिया में भी दूसरा है, क्योंकि एशिया का चाइना है वो तो पहले पे ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि भारत में किस प्रकार की रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है। ठीक है, भारत में जो सबसे ज़्यादा उर्वरक की खपत है वो कौन सा होता है, सभी को पता है, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजनी वाला जो आपका उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, वो सबसे ज़्यादा यूज होता है भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे यहाँ पे, तो कहते हैं
कि किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है। ठीक है, किस प्रकार का जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, वो पूरे तरीके से भारत में बाहर से मंगाए जाते हैं, तो कौन सा होगा? जो पोटास वाले होते हैं, जो पोटेशिक होते हैं बेसिकली, इनका सबसे ज़्यादा यहाँ पे भारत से मंगाए जाते हैं। कि भारत में इसका उत्पादन होता नहीं है, मतलब भारत के बाहर से मंगाए जाते हैं, भारत का इसका उत्पादन यहाँ पर अभी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो आलू उत्पादन के मामला है उसमें भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। याद रखेंगे, भारत का विश्व में कौन सा है? थर्ड स्थान है आलू उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो यहाँ पे कहते हैं कि भारत में मिट्टी के तत्वों की कमी उर्वरकता के उपयोग को अधिक आवश्यक बनाते हैं। ये दो तत्व कौन से हैं? ठीक है, यानी कि जो उपजाऊ क्षमता है मिट्टी की, वो कौन से जरूरी होते हैं इसके लिए? एक आपका जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये बहुत ही ज़रूरी दो एलिमेंट होते हैं। याद रखेंगे कौन से? फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत में जो उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण क्या है? ठीक है, सबसे बहुत कम है यहाँ पे। तो याद रखेंगे ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं? एक तो आपकी कृषियों की जो निर्धनता है, क्योंकि यहाँ पे किसान जो है गरीब हैं। फिर यहाँ पे उनको अज्ञानता है, यानी कि इतना ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे अपर्याप्त और अनियमित, यानी कि कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा मतलब पानी बहुत मिलता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उपभोग बहुत कम होने का कारण बनती है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए? तो 4 का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर। एक तो उन्होंने क्या किया? उर्वरकों में भारी सब्सिडी दी। फिर कहते हैं कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनका आयात करना शुरू किया। ठीक है, उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था का सुनिश्चित किया, ये भी ठीक है। तो इनमें से सभी यहाँ पे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि भारत में किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? अब किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन होता है तो सभी को पता है, इतने बार यहाँ पे क्वेश्चन कर चुके होंगे तो तुरंत बता दें, कर्नाटक इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये भी उत्पादन से रिलेटेड है। तो कहते हैं कि भारत में जो उत्तर प्रदेश है ना, उसमें राज्य का स्थान सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है कौन कौन सी चीज़ों में है? तो एक तो वो आप देखेंगे कि गन्ना और चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पर करता है, और उसके साथ साथ दुग्ध उत्पादन भी करता है, खाद्यान्न उत्पादन भी करता है। तो क्या होगा? इनमें से सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका। तो देखिए, आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन किए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर बताइए कि प्रश्नों का लेवल कैसा था, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।